राम राम सभी को। और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, उसकी ढेर सारी आप सभी को बधाइयाँ और साथ ही साथ भगवान महादेव की आप सभी पे कृपा रहे। और इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास, जो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि हम लोगों ने घटना चक्र शॉर्ट नोट्स को, जो परिणाम नोट्स के नाम से जाना जाता है, हैंड रिटन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड किए हैं, सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड किए हैं और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ अपडेट भी किया गया है, जो करंट अफेयर्स के डेटा के साथ अपडेट किया गया है। जिससे क्या होता है कि आपको सारी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल 60-70 पेजों के नोट्स में आपका पूरा का पूरा एक घटना चक्र का स्लॉट कंप्लीट हो जाता है। और इसी कड़ी में हम लोगों ने ऑलरेडी पॉलिटी को कवर कर लिया है, दूसरा हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर लिया और आज हमारी एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आज ये उसका लास्ट लेक्चर है, अंतिम क्लास है ये। और ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम 2026 में अपीयर होने वाले बच्चे, जैसे जुलाई में बिहार पीसीएस है, दिसंबर में यूपी पीसीएस है, एमपी पीसीएस भी आने वाला है। तो इस तरीके के जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, वो सभी स्टेट पीसीएस कवर होंगे, चाहे बिहार, एमपी, राजस्थान, अदर स्टेट जैसे उत्तराखंड हो गया, झारखंड जो अभी आपका होने वाला है, और छत्तीसगढ़, ये सभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और पूरी वीडियो देखकर ही जाना, ताकि आपको बेसिकली सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप इसकी हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ को परचेस भी करना चाहते हैं, तो आप यहां पर हमारे व्हाट्सएप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, जहां पर आपको पूरा ब्रोशर, प्राइस लिस्ट, हर एक चीज की जानकारी दे दी जाएगी, जहां पे आप स्टेप को फॉलो करके इसकी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। अभी ये केवल हिंदी मीडियम में ही है, हालांकि बहुत सारे लोगों की डिमांड आ चुकी है, सर इंग्लिश मीडियम में इसको लेकर आइए, लेकिन अभी इसका कोई भी काम नहीं हो पा रहा दोस्तों, तो अभी केवल आपको हिंदी मीडियम में ही मिल पाएगी। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स की भी बात करते हैं, तो आप लक्ष्य भेद की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड पेपर 5, 6 स्पेशली यूपी स्पेशल। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने लगभग सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, और आज एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें प्रमुख पुस्तकें वगैरह ये सारी चीजें, जैसे आज हमारा ये लास्ट क्लास भी रहेगा अंतिम, और प्रमुख साहित्य जो थे प्राचीन काल के और उनके जो साहित्यकार थे, इनके बारे में भी कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। यहाँ पे कोई भी आप कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, कोई भी कहानी स्टोरी फ्रेम नहीं करोगे, लेकिन जितना हो सकेगा पॉसिबल वो मैं बताऊंगा। जैसे हेरोडोटस, यूनानी को, जो यूनान के रहने वाले थे, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, हिस्टोरिका नाम की पुस्तक थी, जिसमें मुख्य रूप से भारत और फारस संबंधों का विवरण देखने को मिलता है। तो अगर आपसे प्रश्न बन जाए हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी है, हेरोडोटस ने लिखी है, या प्रश्न बनता है कि हेरोडोटस के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है हिस्टोरिका, उसमें किन दो देशों का या किन दो सभ्यताओं का संबंध देखने को मिलता है, तो भारत और फारस का जो है कि संबंध देखने को मिलता है। जैसे अगर हम बात करते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखित पुस्तक है, महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखित पुस्तक है, निरुक्त यास्क के द्वारा लिखित है, और वार्तिक कात्यायन के द्वारा लिखित है, मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखित है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालती है। साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य की संक्षिप्त जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। यहाँ से आगे देखते हैं, कुछ यहाँ पर रचनाएं हैं जो मुख्यतः गुप्त कालीन है, क्योंकि इनके जो रचनाकार थे, साहित्यकार थे, ये गुप्त पीरियड में रहते थे। अगर हम अमर सिंह की बात करें, वात्स्यायन की बात करें, कालिदास की बात करें, विशाख दत्त की बात करें, ये सभी गुप्त काल के जो शासक थे अलग अलग, चाहे वो चंद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, इन सभी के शासन काल में अलग अलग समय पे इन्होंने रचना की। जैसे कालिदास को आप जानते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न थे, जिसमें छपड़क थे, कालिदास थे, ठीक है, इन सब समय में इन्होंने लिखा था। तो अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है, कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, मेघदूत कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई। ये कामसूत्र जो होती है, ये काम वासना पे आधारित वात्स्यायन के द्वारा लिखित पुस्तक है, और इसका सजीव चित्रण आपको चंदेलों के द्वारा बनवाए गए जो खजुराहो के मंदिर हैं उनकी मूर्तियों में देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि इस पुस्तक की सारी जानकारी हो गई। सूरदास के द्वारा लिखित जो पुस्तकें, जैसे सूर सागर हो गई, साहित्य लहरी हो गई, सूर सारावली हो गई, ये तीनों जो है देखने को मिलती है। दंडिन की बात करें, यानी दंडी भी कहते हैं इसको, हम दंडिन भी कहते हैं, दोनों नाम आते हैं इस लेखक के। इन्होंने 10 कुमार चरितम लिखी थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि सर तुलसीदास या कालिदास। देखो, कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ये सभी महान महान महाकाव्य और नाटक भी लिखे इन्होंने। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है, विनय पत्रिका लिखी, कवितावली लिखी, जबकि सूरदास ने सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ये ऐसे टर्म्स आते हैं जो कंफ्यूजन करते हैं आपको। भवभूति की बात करेंगे तो उत्तर चरितम लिखा है इन्होंने, भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा है। कुमार दास ने जानकी हरणम लिखी है। जानकी मतलब
जो माता सीता को कहा जाता है जानकी पुत्री, ठीक है, क्योंकि जनक की पुत्री थी। तो जानकी हरणम अर्थात माता सीता का जो रावण के द्वारा हरण किया गया, उसकी कहानी इसमें देखने को मिलती है हमें। कालिदास के कुछ प्रमुख नाटक हैं, जैसे मालविकाग्निमित्रम हो गया, जो कि अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र गुप्त मतलब पुष्यमित्र सुंग का बेटा था अग्निमित्र, और मालविका नाम की महिला, इन दोनों के प्रेम प्रसंगों को वर्णन किया गया यहाँ पे, मालविका और अग्निमित्रम। अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। वहीं कालिदास का एक महाकाव्य जिसका नाम है कुमार संभव। कई बार प्रश्न क्या करता है कि चारों ऑप्शन दे देता है आपसे और पूछता है कि इनमें से कौन कालिदास का नाटक नहीं है। देखो, नाटक में क्या होता है ना कहीं हम किसी प्रेम प्रसंग की बात कर रहे होते हैं, किसी भक्ति की बात कर रहे होते हैं, या कोई सजीव चित्रण प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जो समाज में घटित हो रहा होता है, उसी को हम नाटक कहते हैं, जिसको आज के समय में हम फिल्म या मूवीज कह देते हैं कि भैया चित्र प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन महाकाव्य एक अलग स्तर होता है। तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, नाटक हो जाएंगे, जबकि कुमार संभव महाकाव्य हो जाएगा। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किसे माना जाता है, नाट्य शास्त्र को। उत्तर भारत में जो शास्त्रीय संगीत की परंपरा शुरू हुई थी उसका बाइबल ग्रंथ माना जाता है नाट्य शास्त्र को। और इसको कौन से मुनि ने लिखा था, जरा कमेंट करके बता देना। चलो मैं ही बताता हूं आपको, नहीं तो आप बताते नहीं हो और फिर कहते हो कि याद नहीं रहता है। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र पुस्तक लिखी गई थी और इसे ही शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ माना था, यानी कि पूरा ओरिजिनेट जो हुआ यहीं से हुआ है। रजत तरंगड़ी, जो रजत तरंगड़ी थी, ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है और यह मुख्य रूप से कश्मीर के शासन पर आधारित है, यानी कि कश्मीर के ही क्षेत्रीय शासकों पे आधारित है। गॉड वहो की बात करेंगे तो ये वाकपति के द्वारा लिखी गई है, जो मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखी गई है और कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। जो कन्नौज के शासक थे यशोवर्मन, उसका जो है कि इसमें वर्णन देखने को मिलता है। भारवी के द्वारा किरातार्जुनीयम लिखी गई थी। हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद लिखी गई है, रत्नावली लिखी गई है, ये सभी पुस्तकें। राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी लिखी गई। दिस इज इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न बनता है और आप नहीं कर पाते हो। यहां पर एक बात याद रखना कि किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरितम तीनों को संयुक्त रूप से बृहत्त्रयी भी कहते हैं। ये तीनों ही बृहत रूप में क्या कहते हैं, बृहत्त्रयी कहलाते हैं। विशाख दत्त कौन थे, इन्होंने नाटक लिखा था एक मुद्रा राक्षस, तो ये नाटककार हो गए। वराहमिहिर कौन थे, ये खगोल शास्त्री थे, खगोल विज्ञान थे, इन्होंने वराहमिहिर सिद्धांतिका पुस्तक भी लिखी थी। चरक कौन थे, चिकित्सक थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। अच्छा, चरक किसके दरबार में थे, किसके, कनिष्क के दरबार में। और जीवक किसके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में। ब्रह्मगुप्त कौन थे, ये गणितज्ञ थे, इन्होंने भी जो है कि जो पुस्तकें लिखी थी ब्रह्म सिद्धांतिका करके, उसमें लीलावती एक पार्ट आता है जो गणित से संबंधित होती है। तो इनके बारे में पूछा रहा है कि इनकी ओरिजिनल जो कैरेक्टरिस्टिक थी, यानी कि मुख्य रूप से क्या थे, लेखक थे या खगोल शास्त्री थे, नाटक शास्त्री थे, ये सभी चीजें पूछी जा रही हैं। विशाख दत्त के प्रसिद्ध नाटक हैं मुद्रा राक्षस, देखो सभी को याद है, लेकिन देवी चंद्रगुप्तम जो है कि ज्यादातर बच्चों को याद नहीं है और ये लगता है लोगों को कि कुछ और लिखी गई किसी और ने, नहीं, ये देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस दोनों ही विशाख दत्त ने लिखे हैं। वराहमिहिर गुप्त काल के, ध्यान देना, वराहमिहिर किस समय के, गुप्त काल के खगोल शास्त्री थे। और इनकी जो पुस्तकें हैं जो मैं आपको बता रहा था, बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका, चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और चरक संहिता की रचना की थी। ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे, इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य नाम की पुस्तक की रचना की थी। ये पूरी जानकारी मैंने यहीं से लिख दी है। देखो, वराहमिहिर की जानकारी दी, चरक की जानकारी दी, ब्रह्मगुप्त की दी और विशाख दत्त की दी, चारों की जानकारी आप यहां से कवर कर सकते हैं। चरक संहिता में टोटल 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित किए गए। जैसे एक एक खंड में जो है कि लगभग 10 से 12 अध्याय दे दिए गए हैं और इस तरीके से 8 खंडों में उसका विभाजन किया गया है। बाणभट्ट की बात करेंगे तो ये कादंबरी हो गई, सुबंधु की बात करेंगे तो वासवदत्ता हो गई और भास की बात करेंगे तो स्वप्नवास दत्तम हो गई। बाणभट्ट की बात करें तो कादंबरी पुस्तक है, सुबंधु की बात करें तो वासवदत्ता हो गई और भास की बात करेंगे तो स्वप्नवास दत्तम इन्होंने पुस्तक लिखी है। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार के लेखक कौन है, कामंदक। वैसे तो देखा जाए तो राजनीति पर जो एक पुस्तक लिखी गई वो अर्थशास्त्र भी है, कौटिल्य ने भी लिखी है, लेकिन उससे भी पहले एक नीति शास्त्र यानी एक राजा को नीतियों का पालन कैसे करना चाहिए, इस पर जो पुस्तक लिखी गई वो कामंदक ने लिखी। किसने लिखी है, कामंदक ने। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नों में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के संवाद देखने को मिलते हैं। किस पुस्तक में, पाली ग्रंथ एक है, क्या नाम है उसका, मिलिंद पन्नों। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के संवाद की जानकारी मिलती है, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है। तो इसमें अगर बौद्ध भिक्षु के नाम पूछे जाएंगे तो नागसेन आपको याद रखना है।
हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन और चामुंड राय द्वारा रचित त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण दोनों जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। ये कई बार देखो आपने ये तो याद किया है कि सर हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया एक रचना है जो कि परिशिष्ट पर्वन है, ये याद है, लेकिन ये परिशिष्ट पर्वन है किस धर्म पे आधारित? तो जैन धर्म पे आधारित है। वहीं चामुंड राय की बात करेंगे तो त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण पे जो कि यह भी जैन धर्म पे है। और नेति प्रकरण ये तथा अवदान शतक ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हैं। ये कंपैरिजन करके पूछा जाता है ना, जैसे यूपीएससी ने पूछा कि भैया ये 4 ग्रंथ लिखे हैं, इनमें से कौन सा जो है कि बौद्ध धर्म से है, कौन सा जैन धर्म से है। तो अब याद रख लो परिशिष्ट पर्वन और साथ ही साथ त्रिशिष्टि लक्षण महापुराण ये दोनों ही जैन धर्म के हैं, जबकि नेति प्रकरण और अवदान शतक ये दोनों बौद्ध ग्रंथ के हैं। यहाँ पे राजा है और यहाँ पे दरबारी कवि। बाण भट्ट ने हर्षवर्धन के समय में रहते थे दरबारी कवि, जो हर्षचरित इन्होंने लिखी थी। हर्षवर्धन और उनके साम्राज्य की पूरी जानकारी मिलती थी बाण भट्ट के द्वारा लिखी। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उसमें स्थित थे, और कालिदास ने कई सारे नाटक लिखे, जैसे मालविकाग्निमित्रम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, या फिर इन्होंने कुमार संभव नाम से महाकाव्य भी लिखा कालिदास ने। अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। वैसे तो अमीर खुसरो ने 7 शासकों का दरबार देखा था, 7 शासकों का जो है कि कार्यकाल देखा, लेकिन मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, और इन्होंने आशिकी नाम से जो है कि नूसिपिहर नाम से पुस्तकें लिखी। ठीक, तो ये इनकी पुस्तकें थी। हरिशेन की बात करेंगे, ये गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त के दरबारी लेखक थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति को रचित किया। अब यहाँ पे राज तरंगड़ी के बारे में थोड़ी सी और डिटेलिंग समझ लेते हैं। देखो राज तरंगड़ी के जो लेखक है वो कल्हड़ है। कई बार ऑप्शन में आपको विल्हड़ भी मिलेगा, तो आप कल्हड़ और विल्हड़ को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो। ध्यान रख लो, विल्हड़ अलग है, कल्हड़ की हम बात कर रहे हैं। तो कल्हड़ ने राज तरंगड़ी को लिखा है, और ये कश्मीर के शासक जयसिंह थे, उनके साम्राज्य के बारे में लिखा 1128 से लेकर 1149 तक। राज तरंगड़ी में 8 तरंग और 7826 श्लोक हैं। इसमें कारकोट वंश की जानकारी, उत्पल वंश और लोहार वंशों का भी वर्णन मिलता है। तो राज तरंगड़ी को लिखा किसने? कल्हड़ ने लिखा। कश्मीर में जो शासक थे उनमें कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश, इन तीनों ही वंशों का प्रमुख जानकारी मिलता है। लेकिन एक और पुस्तक आती है राजतरंगिणी द्वितीय करके एक वर्ड आता है, जो कि राजतरंगिणी द्वितीय है। इसकी रचना जोनराज के द्वारा की गई, जो कि कश्मीर शासक जैनुल आबदीन के शासन में रहते थे 1400 के बाद। लगभग जब कश्मीर पे जैनुल आबदीन का शासन शुरू हुआ मध्यकालीन पीरियड में, तो इसके दरबार में रहने वाले जोनराज नाम के व्यक्ति ने राजतरंगिणी द्वितीय की रचना की। और जो जैनुल आबदीन है उसको जो है कि कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, लघु अकबर भी कह दिया जाता है। यहां पर अश्वघोष की रचना देख लो, जो बुद्ध चरित लिखते हैं, सौदरानंद लिखते हैं, सारी पुत्र प्रकरण लिखते हैं, नेति प्रकरण, ये सभी जो है कि बौद्ध ग्रंथ है जो इस तरीके के शब्दावली आती है। हर्षवर्धन ने स्वयं 3 रचनाएं की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। लेकिन यहीं पर अगर हर्षचरित आ जाए तो उनके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी, मतलब बाण भट्ट ने। तो वो किसने लिखी होगी? बाण भट्ट ने। भवभूति की रचना महावीर चरितम है, मालती माधवम है और उत्तर रामचरितम है। ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर उत्तर रामचरितम के बारे में, लेकिन महावीर चरितम और मालती माधव भी आप पढ़ लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उनकी सूची पढ़ो, जैसे कालिदास हो गए, धनवंतरी हो गए, वरामिहिर हो गए, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुचि, बेताल भट्ट, घट करपर। अब यहां पर देखो, आपने ऊपर वराहमिहिर के बारे में पढ़ा था, लेकिन एक ब्रह्मगुप्त के बारे में भी पढ़ा था। तो ब्रह्मगुप्त आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी नहीं थे, नवरत्न नहीं थे। अमर सिंह को पढ़ा था, जिन्होंने अमर संहिता लिखी यानी अमर कोश लिखा। कालिदास को आपने ऊपर पढ़ लिया। धनवंतरी, ध्यान रखना कि धनवंतरी एक चिकित्सक है और चरक भी चिकित्सक है, तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं। चरक कनिष्क के शासन काल में थे। बिल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देव चरितम लिखी गई है। देखो, कल्हड़ के द्वारा राजतरंगिणी, बिल्हड़ के द्वारा विक्रमांक देव चरितम लिखा गया है। ये दोनों शब्दावली ध्यान रखनी है। मेरु तुंग की बात करेंगे तो प्रबंध चिंतामणि लिखी गई है। शूद्रक की बात करेंगे तो मृच्छकटिकम इन्होंने लिखी है। बिल्हड़ ने क्या लिखी है? विक्रमांक देव चरित लिखी। मेरु तुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखी है। फिर आगे देखते हैं, यहां पे सोमदेव सूरी नीति वाक्य मृत लिखी है। नयचंद सूरी हम्मीर महाकाव्य लिखी गई। तो सोमदेव सूरी नीति वाक्य मृतम और नयचंद सूरी हम्मीर महाकाव्य लिखी गई। परमार राजवंश के इतिहास के जानकारी के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो भैया पद्मगुप्त का नवसहांक चरितम हो सकता है, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि हो सकती है। इन दोनों के माध्यम से हमें परमार राजवंश है उनकी जानकारी हमें मिलती है। महाभास
मतलब कि जो भास कवि थे, उनकी रचना आपने केवल एक यही तो पढ़ी है, स्वप्नवास दत्ता, लेकिन और भी तो रचनाएं होती हैं। मध्यम व्यायोग होती है, चारु दत्त होती है, स्वप्नवास दत्ता, ये तीनों ही रचनाएं इनके समय की हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, जो कि बंगाल के शासक लक्ष्मण देव के आश्रित महाकवि थे। अभी आपको याद होगा कि 2024 में प्रीलिम्स 2024 में सेन वंश की पूरी जानकारी पूछी गई थी, ठीक है, उनकी क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। तो याद रख लेना इस तरीके से, लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। कुछ और भी रचनाएं हैं और उनके विषय की बात करें, जैसे अष्टांग संग्रह, ये मुख्य रूप से आयुर्विज्ञान पर संबंधित है, यानी आयुर्वेदिक ज्ञान पर है। 10 रूपक, ये एक नाट्य कला है। लीलावती, जो कि गणित के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है लीलावती। महाभाष्य, जो कि व्याकरण पे लिखी गई पुस्तक है। किस पे? व्याकरण पे लिखी गई पुस्तक है। अब आप लोग जरा कमेंट करके बताओ कि ये संस्कृत व्याकरण पे लिखी गई थी, या हिंदी व्याकरण पे लिखी गई थी, या उर्दू व्याकरण पे लिखी गई थी। हालांकि मुझे पता उर्दू तो आप कट कर दोगे, लेकिन हिंदी पे थी या संस्कृत पे थी, ये जरा बता दो। कुछ और लेखक है, उनके ग्रंथ पढ़ लेते हैं। जैसे सर्ववर्मा, इन्होंने कातंत्र लिखी है। शूद्रक मृच्छकटिकम लिखी थी। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा लिखी है। देवड़ भट्ट स्मृति चंद्रिका लिखी। हेमाद्री चतुर्वर्ग चिंतामणि। मध्वाचार्य पाराशर माधव। बल्लाल सेन दान सागर। लक्ष्मण सेन अलग है, बल्लाल सेन अलग है, लेकिन है सेन परिवार से ही। फिर और आगे देखते हैं, 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य भी जिनको कहा जाता है, इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सिद्धांत शिरोमणि, और इसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर से समझो मेरी बात, 12वीं शताब्दी में एक गणितज्ञ हुए भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य, और इन्होंने जो सिद्धांत शिरोमणि लिखी थी ना पुस्तक है, इसी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक भाग लीलावती है, एक बीज गणित है, और एक गणिताध्याय है, और एक गोलाध्याय है। तो लीलावती जो है गणित के ऊपर लिखी गई, वो एक इसी का पार्ट माना जाता है। आर्यभट्ट 4वीं से 5वीं शताब्दी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम है, और दशमलव स्थानिक मान की इन्होंने खोज की थी। यानी आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? दशमलव की खोज की है। मत्तविलास प्रहसन, मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। फिर से समझो, मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है, इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम है। सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज है, सोमदेव के द्वारा ललित विग्रह राज नाटक की रचना की गई है। मनुस्मृति के बारे में कई बार आपने पढ़ी होगी मनुस्मृति, तो देखो 18 प्रमुख स्मृतियां इसमें लिखी गई हैं। मनु इसके रचनाकार थे, और प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता भी इनको माना था। मतलब कानूनी पद्धति इन्होंने बनाई कि किस तरीके से समाज में लोगों को रहना है। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग हुइली ने लिखी। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी थी। हिस्टोरियल फिलिपिकल ये पाइम्पेस ने लिखी थी, मतलब पाम्पेइस ने लिखी थी। फिर और आगे देखते हैं, मिताक्षरा, मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई टीका है, और विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी और संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो जो याज्ञवल्क्य की जो स्मृति थी ना, उस पर एक टीका लिखी गई, यानी उस पर एक कॉपी लिखा गया, जो कि विज्ञानेश्वर ने लिखी थी और संस्कृत भाषा में लिखी। दाय भाग क्या होता है? दाय भाग को लिखने वाले व्यक्ति जीमूत वाहन है। हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित है। यानी इसमें इन्होंने बताया है कि हिंदू धर्म में जो परिवार की जो संपत्ति होगी, उसका मुखिया एक पुरुष होगा या एक महिला होगी, इसके बारे में पूरी एक जानकारी इन्होंने दी हुई है। तो हिंदुओं के कह सकते हो उत्तराधिकार नियम की बात एक तरीके से कह दी गई है इसमें। अब यहां से अब हमारा अगला टॉपिक जो शुरू हो रहा है, पूर्व मध्यकाल, अर्थात अभी तक हमने जो रचनाएं पढ़ी, जो पुस्तकें पढ़ी, जो साहित्यकार पढ़े, जो और भी पॉइंट पढ़े, वो सभी प्राचीन काल में थे। लेकिन अब प्राचीन काल जैसे जैसे समाप्त हो रहा है, चोल साम्राज्य के बाद जो मध्यकाल की स्थिति शुरू होने वाली पूर्व मध्यकाल, तो उनकी बात करेंगे। फिर मध्यकाल की भी जो रचना होगी वो भी कवर हो जाएगी। तो यहां पर देखिए, अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, देखो पृथ्वीराज तृतीय को कई बार आप लोग केवल पृथ्वीराज चौहान पढ़ते हैं, ठीक है, जो तराइन के युद्ध लड़ते हैं, मोहम्मद गौरी से लड़ते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की जगह अगर पेपर में पृथ्वीराज तृतीय भी आ जाए ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, उन्हीं के नाम को पृथ्वीराज चौहान भी कहा जाता है। इनके 2 प्रमुख युद्ध लड़ाए गए, जैसे तराइन का युद्ध प्रथम जो 1191 में लड़ा गया था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी तो हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। और फिर जब दोबारा तराइन का युद्ध हुआ 1192 ईस्वी का, तो पृथ्वीराज तृतीय इसमें
में हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी विजयी हो जाते हैं। कई किताबों में लिखा होता है कि पृथ्वीराज तृतीय जो है कि मर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मोहम्मद गौरी के कब्जे में रहते हैं और उनको अजमेर भेज देता है मोहम्मद गौरी, वहां से अजमेर भेज देता है और फिर वहां पर ही जो है कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित करके दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी। अच्छा, दिल्ली का इतिहास अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली की स्थापना तोमर शासकों ने ही की थी और उस समय दिल्ली का नाम से की थी, दिल्ली नहीं, दिल्ली का नाम से। तो तोमर साम्राज्य ने ही इसकी स्थापना की दिल्ली की, और तोमर राजवंशों को हराने का काम चौहान वंश ने किया और जिसमें विग्रहराज चतुर्थ ने किया था, जो अजमेर के शासक थे, और फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इसी उपलक्ष्य में विग्रहराज चतुर्थ ने 3-4 उपाधियां धारण की। पहली, परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर। जरा कमेंट करके बताओ कि गुप्त साम्राज्य में किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम ली थी। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गुप्त पीरियड में। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी, उसने सारनाथ में धर्म चक्र विहार भी बनवाया था। फिर आल्हा उदल की कहानी भी कई बार पूछता है, ये महोबा से संबंधित है। देखो, आल्हा उदल की कहानी की अगर हम बात करते हैं तो महोबा उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये चंदेल शासक परमर्दी देव 1165 से 1203 ईस्वी के सेना नायक थे। चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव थे, उसके ये सेना नायक थे और ये महोबा से संबंधित थे। आल्हा अलग था और उदल अलग थे, दोनों ही सेनापति थे, बहुत पराक्रमी थे। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आक्रमण में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब जो है कि युद्ध चल रहा था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ परमर्दी देव का, तो उसी दौरान जो है कि ये वीर गति को प्राप्त हो गए। चंदेलों और चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंदबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में लिखी है और जगनिक द्वारा रचित परमाल रासों के आल्हा खंड से प्राप्त होता है। तो भैया देखो, चंदेलों की तरफ से तो परमर्दी देव लड़ रहे थे और इनके दो जो है कि प्रमुख सेनापति आल्हा उदल थे, वहीं चौहान वंश की तरफ से लड़ने वाले व्यक्ति थे पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जो अजमेर के थे। और इन दोनों के मध्य का जो संघर्ष था उसकी जो जानकारी मिलती चंदबरदाई से पृथ्वीराज रासों द्वारा लिखी गई और आल्हा खंड से जिसको जगनिक के द्वारा लिखी गई थी। तो ये पूरी एक क्रोनोलॉजी थी, ध्यान देना, ठीक है। और 1182 में यह युद्ध हुआ है, जबकि तराइन का युद्ध 1191 और 92 है, ठीक है। फिर एक और देखते हैं, सारंगधर ने हमीर रासो लिखी थी, चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, जगनिक ने आल्हा खंड लिखी, नरपति नाल ने बीसल देव रासो लिखी और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखी। तो नरपति नाल का आप याद रख लेना। 8वीं शताब्दी में तोमर शासक अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की और उस समय दिल्ली का या दिल्ली के नाम से जाना जाता था। तो तोमर शासक कौन थे? अनंगपाल थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की। और इनको हराने वाला कौन था? अभी मैंने ऊपर पढ़ा है ना आपको, विग्रहराज चतुर्थ, जिसने तोमर शासकों को हरा दिया था। जजाक भुक्ति किसे कहते हैं? ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसी का प्राचीन नाम है, जजाक भुक्ति। चंदेल शासक जो संस्थापक थे नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर रखा गया था। तो चंदेल शासकों के संस्थापक भी यहां से आपको पता चल गया, नन्नुक जिसे कहा जाता था, और इनके जो पौत्र थे यानी पोते थे जयसिंह या जेजा, उन्हीं के नाम पे इस रीजन को जजाक भुक्ति भी कहा गया। आगे देखते हैं, चंदेलों ने या चंदेलों में धंगदेव एक प्रसिद्ध शासक थे और इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। कई प्रश्न ऐसे आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर पेपर में कि जहां पर ये क्या करते हैं, उपाधियों से भी प्रश्न आयोग पूछता है कि किसने महाराजाधिराज की उपाधि ली, किसने परम भट्टारक की उपाधि ली, किसने परम गुप्त की उपाधि ली। तो ऐसे शब्दों को भी आपको अच्छे से याद करना है। कुछ शासकों का कालक्रम है, जैसे यशोवर्मा की बात करेंगे 925 से 950 ईस्वी तक, धंग की बात करेंगे 950 से 1002, विद्याधर की बात करें 1017 से 1029 और कीर्ति वर्मा की बात करें तो 1060 से 1100। अब ये देखो, अलग अलग वंश के भी हो सकते हैं, एक ही वंश के भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये ऐसे शासक है जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल वंश की जानकारी देखो, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और ये मुख्य रूप से बौद्ध मतानुयायी थे। गोपाल ने ओदंतपुरी और नालंदा विहार की स्थापना की। ओदंतपुरी विहार का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ओदंतपुरी जो है वो बिहार का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। अब आपको लगेगा कि सर क्या वाकई नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी? वो तो मैंने गुप्त वंश में पढ़ा है। तो मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा, मैं नालंदा के विहार की बात कर रहा हूं, जहां पर भिक्षुओं को रहने का स्थान प्रदान किया गया था। विश्वविद्यालय की बात ही नहीं कर रहा मैं। आगे देखो, धर्मपाल ने पाल वंश से संबंधित है, इन्होंने विक्रमशिला और सोमपुरी विहारों की स्थापना की। बाद में विक्रमशिला एक बौद्ध विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, इसकी भी स्थापना की और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रभाव सर्वाधिक था और बख्तियार खिलजी ने इसे भी नष्ट कर दिया था। यानी विक्रम बौद्ध शिला को भी नष्ट किया और नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को भी इन्होंने नष्ट किया बख्तियार खिलजी ने। तक्षशिला की बात कर लेते हैं।
क्योंकि तक्षशिला भी कई बार आपने सुना होगा इसका नाम। देखो, पाकिस्तान में जो आने वाला जो पंजाब है, जिसको हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान पश्चिमी पंजाब कहते हैं, तो पाकिस्तान वाले पंजाब में रावलपिंडी जिले में स्थित है तक्षशिला। प्राचीन काल में गांधार की राजधानी भी था, शिक्षा का यह प्रसिद्ध केंद्र भी था। यहाँ से कोसल राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद्य जीवक जो था, और कनिष्क का राजवैद्य चरक, चाणक्य, बौद्ध विद्वान वसुबंधु ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ से बहुत ही महान महान लोगों ने जो है कि शिक्षा प्राप्त की। किसने किसने प्राप्त की थी, ध्यान से सुनो। प्रसेनजित जो कि कोसल का नरेश था, और जीवक जो कि बिंबिसार का राजवैद्य था, चरक जो कनिष्क का राजवैद्य था, खुद चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य कह दो, और बौद्ध विद्वान वसुबंधु ने भी यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। तो एक प्रमुख शिक्षा स्थल था यहाँ पर। और अगर आपसे पूछा जाए वल्लभी, तो वल्लभी गुजरात में शिक्षा का केंद्र रहा है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने की थी, और दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ कराया था। हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ कराया। इनकी जो राजधानी थी वो मान्यखेत हुआ करती थी, जो कर्नाटक में थी। मिहिर भोज के बारे में जानते हैं, जो भोज प्रथम जिनको कहा जाता शासक थे, ये प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि भोज प्रथम या मिहिर भोज किस वंश से संबंधित थे, प्रतिहार वंश से। इन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। स्वयं ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। कार्यकाल इनका 836 से 885 ईस्वी था, और इसने कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया बाद में। और साथ ही साथ अरब यात्री अल मसूदी ने इसे राजा बौरा का नाम दिया था, और इसी समय यात्रा भी की थी किसने, अल मसूदी ने। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ध्यान देना, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्यों? क्योंकि जब कन्नौज पे त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, जिसमें राष्ट्रकूट वंश थे, गुर्जर प्रतिहार थे और पाल वंश थे, तो राष्ट्रकूट और पाल वंश तो पराजित हो जाता है, गुर्जर प्रतिहार ही जीतता है। किसके साम्राज्य में जीतेगा वो अभी हम आगे बता देंगे। तो ये ध्यान रखना कि इसीलिए कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि इसको ऑलरेडी विरासत में मिल चुका था हमें कन्नौज जीता हुआ। अब यहाँ पे कुछ प्रतिहार वंशों की जो है कि कालक्रम याद कर लो। जैसे नागभट्ट प्रथम ने 730 से 736 ईस्वी के आसपास ये प्रतिहार वंश की स्थापना की। फिर वत्सराज आते हैं 780 से 800। फिर नागभट्ट द्वितीय आते हैं, प्रथम और द्वितीय 800 से 830। फिर मिहिर भोज आते हैं, जो भोज प्रथम जिनको कहा जा रहा है 836 से 885। फिर महेंद्रपाल आते हैं, फिर महिपाल आते हैं। तो ये शासक आएंगे। बंगाल के सेन वंश के संस्थापक और क्रम, जो ये प्रश्न पूछा गया था। संस्थापक तो थे सामंत सेन, फिर हेमंत सेन आते हैं, फिर विजय सेन आते हैं, फिर बल्लाल सेन आते हैं, और फिर लक्ष्मण सेन आते हैं। इनके कार्यकाल को याद रखो, जो 1095 से 1158 में विजय सेन, 1158 से 1179 बल्लाल सेन, और 1179 से 1206 लक्ष्मण सेन आते हैं। लक्ष्मण सेन के दरबार में ही रहने वाले गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। ऊपर पढ़ाया था मैंने। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में आए थे, और उनकी रचनाएं क्या थी राजशेखर की। कर्पूर मंजरी आपने ऊपर पढ़ लिया। कर्पूर मंजरी आपको पता है कि राजशेखर प्रथम की है, मतलब राजशेखर की रचना। लेकिन और रचनाएं भी जानो, जैसे काव्य मीमांसा, विद्वशाल भंजिका, बाल रामायण, हर विलास, भुवन कोश, ये सभी रचनाएं भी राजशेखर की हैं। कुछ वंश और राज्य थे उनकी राजधानी, जैसे प्रतिहारों की राजधानी गुर्जर प्रतिहारों की कन्नौज हुई, चोल की राजधानी तंजौर हो गई, परमार की राजधानी धारा हो गई, और सोलंकी की राजधानी अनिलवाड़ हो गई। अब यहाँ पे प्रतिहार वंश के जो संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, दोबारा आ रहा है ये प्रश्न। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। परमार वंश के संस्थापक सियक द्वितीय थे। चालुक्य अथवा सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे। देखो, चालुक्य वंश जो गुजरात में पला बढ़ा था, इसी को सोलंकी वंश भी कहा जाता है, मूलराज प्रथम। और कन्नौज के बारे में जानते हैं तो इसका एक अन्य नाम भी है महोदय श्री, इसको कहता है। कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को सफलता मिली थी, जबकि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हो रहा था पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार या गुर्जर प्रतिहार भी आप इसे कह सकते हो। उत्तर प्रदेश के पूर्व मध्यकाल के कुछ शहर हैं जो वर्तमान में कहाँ पे हैं, जैसे कोल या कोयल ये अलीगढ़ में है, महोत्सव नगर महोबा में है, महोदय श्री कन्नौज, जजाक भुक्ति बुंदेलखंड का रीजन, ठीक है। और ये जो आपके चंदेलों के जो संस्थापक थे नन्नुक, उनके पौत्र जेजा के नाम पे रखा गया था जेजाक भुक्ति। परमार वंशी शासक जो राजा भोज या भोज प्रथम या मिहिर भोज, इनके अन्य नाम है, जैसे राजा भोज कह दो, वो एक कहावत सुनिए ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो उसमें इन्हीं राजा का प्रयोग किया था, राजा भोज, भोज प्रथम, मिहिर भोज। इनकी रचनाएं हैं, ये शासक होने के साथ साथ एक रचनाकार भी थे, जैसे युक्ति कल्प तरु इन्होंने लिखी थी, सम्रांगण सूत्रधार लिखी थी, सरस्वती कंठाभरण लिखी थी, सिद्धांत संग्रह लिखी थी, योग सूत्र वृत्ति लिखी थी, राजा मार्तंड लिखी थी। तो ये सभी रचना
रचनाएं इन्होंने लिखी थी। और आगे देखते हैं भैया, भोजशाला मंदिर जो कि धार जिला एमपी में निर्मित है और यहाँ भगवती सरस्वती देवी स्थापित की गई हैं। अर्घट्टा क्या होता था, तो भूमि सिंचाई के लिए जो जल चक्र यानी कि वाटर व्हील जो प्रयोग किया जाता था, जिससे पानी निकलता था और सिंचाई के लिए खेतों में जाता था, उसे अर्घट्टा भी कहा जाता था। अब यहां पर हम आगे देखते हैं जो आपका जैनुल आबदीन शासक के बारे में है। ठीक है, क्या है जैनुल आबदीन शासक के बारे में? देखो, कश्मीर का अकबर भी इसको कहा जाता था। जैनुल आबदीन शासक को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था। इसका वास्तविक नाम शाही खां था। इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था और गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया था, और इसी वजह से इसको जो है कि कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, क्योंकि इसने जजिया कर को भी समाप्त किया, जैसा कि अकबर ने भी समाप्त करने का प्रयास किया था। प्लस धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था, क्योंकि हिंदू धर्म में जो आपकी जो माता के रूप में पूजा जाता है गौ माता को, तो गौ हत्या को भी इन्होंने प्रतिबंधित करा दिया था ताकि धार्मिक उन्माद न फैले। साथ ही साथ महाभारत, दशावतार और राजतरंगिणी का फारसी अनुवाद कराया। जो राजतरंगिणी जो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई थी, कश्मीर के ऊपर लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, उसको फारसी में अनुवाद करा के एक दूसरा नाम दे दिया गया था, राजतरंगिणी द्वितीय, ये नाम दिया गया था। और इसको जोन राज ने ही जो है कि फारसी में अनुवाद किया था, जो हमने ऊपर छोटी सी जानकारी ली थी। और धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु शासक था। इसने महाभारत और दशावतार, जो दशावतार दंडिन के द्वारा लिखी गई थी, उसका भी जो है कि इन्होंने रचना की थी, फारसी भाषा में कराई थी। तो ये आपके टोटल 64 पेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे अब मैं कह सकता हूँ आपकी एंशिएंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई, इंडियन पॉलिटी भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है मेरे डियर फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आपका इंडियन ज्योग्राफी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 3 हमने घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, पहले मेडिवल हिस्ट्री को करेंगे। ठीक है, अब हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को ही हमने शुरू किया है, तो हम हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये जो सीरीज है ना, ये आपके बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, तो इसे बिल्कुल मिस मत करना, पूरी कंप्लीट देख लो। अगर नोट्स पढ़ते हो साथ में, तो ये नंबर से आप पीडीएफ को इसे परचेस कर सकते हो, इसी पीडीएफ को, जो कि पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप इसके साथ मेरी क्लास को अगर आप देख लेते हो यूट्यूब पे नोट्स के साथ, तो आपको सारे जो डाउट्स हो रहे होंगे ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको चीजों को और डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हर चीज को लिखना पॉसिबल नहीं होता है नोट्स में, तो उसे समझाने में आसानी रहती है, इसलिए आप उस चीज को समझ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।